सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, कराची रोशनियों का शहर, कराची वो शहर जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। कराची वो शहर जो पाकिस्तान का मुआशी हब भी कहलाता है। ये भी कहा जाता है कि कराची खड़ा होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा, कराची बैठ जाएगा तो पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। इस शहर में लोग दूर दराज से कारोबार करने आते हैं। ये शहर ना सिर्फ अपने शहरियों को पालता है बल्कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में एक बड़ा किरदार भी अदा करता है। इस शहर ने बिला तफरीक हर शख्स को अपनी गोद में पनाह दी है। हर रंग, हर तबके, हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नस्लों को इसी शहर ने परवान चढ़ाया। इस शहर के कई नाम लेवा आए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, इस शहर कराची के, शहर कायद के, रोशनियों के शहर के कई नाम लेवा आए जो नाम लेते रहे कि हाँ ये हमारा शहर है, जो बाकायदा बुराजमान रहे कि हमारा शहर है। इस शहर के कई ठेकेदार, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ठेकेदार आए, नाम लेवा आए। इस शहर के कई ठेकेदारों ने आकर कराची की हालत नहीं बदली। आपके सामने सबूत, कराची के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं लाया जा सका। नाम के ठेकेदार बने रहे। कराची के मसाइल आज तकरीबन, अफसोस के साथ कहूँगी, वही हैं जो आज से 10 साल पहले, एक डेकेड पहले थे। या शायद इनमें मेरे ख्याल से, बड़े यकीन से कहूँगी, इजाफा ही हुआ होगा, कमी नहीं हुई होगी। लेकिन मसाइल में कमी कैसे आती, आ ही नहीं सकी। माजी में 2 सियासी जमातें और आज 3 सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि कराची उनका है। इसमें कोई शक भी नहीं कि कराची उनका भी है, हमारा भी है, हम सब का है। लेकिन सवाल तो ये है कि कराची का कौन है? ये शहर जो अपने अंदर पूरे पाकिस्तान को समेट लेता है, इस शहर का कोई वारिस है? दावे, वादे, कस्में, इरादे हर सियासी जमात की जानिब से किए गए, लेकिन हल क्या था? 0, 0, अंडा। हालिया इंतखाबात में नाजरीन, इसी शहर कराची ने तहरीक इंसाफ को यानी बल्ले वालों को भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन हालिया बारिशों के बाद बल्ले वालों ने कराची के लिए क्या किया वो सबके सामने है, शायद मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी, तीर वाले। अच्छा, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें, ये 2 ऐसी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान, जो कराची के लिए एक दूसरे के साथ हमने देखा कि लड़ती रहीं, झगड़ती रहीं, दस्तों गिरेबां होती रहीं। कभी पीपल्स पार्टी को कहते सुना गया कि कराची तो सिंध का है, कराची पीपल्स पार्टी का है। कभी एमक्यूएम को कहते देखा गया कि कराची हमारा है, लेकिन कराची किसका था? आज मैं सबसे पूछती हूँ कि कराची किसका था, कराची किसका है? एमक्यूएम पाकिस्तान जो कराची की ठेकेदार बनी नहीं, लिटरली ठेकेदार। एक वो दौर था नाजरीन, याद करें ज़रा, जब ये एमक्यूएम थी और लंदन में बैठा एक गेंडा नुमा शख्स, सही सुना आपने, गेंडा नुमा शख्स की जानिब से हम देखते थे कि आए दिन हड़तालों की कॉल दी जाती थी, आए दिन उर्दू बोलने वालों का कत्लेआम होता था। माजरत के साथ कहूँगी, खालें सिवाय एमक्यूएम के किसी को देने का मतलब पता क्या था? कि अपनी खाल उतरवा लेना, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी रोज़ का मामूल थी। और जब एमक्यूएम को कहा जाता है कि कराची को तो नोच कर खा रहे हो, कराची के लिए कुछ कर भी लो, तो इख्तियारात का रोया जाता था, रोना शुरू कर दिया जाता था बाकायदा। इख्तियारात नहीं, लंदन में बैठा, अगेन आई वुड से, वो गेंडा नुमा शख्स इतना बाइख्तियार था कि यहाँ लोग मरवा देता था। बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, हड़तालें करवा देता था, लोग मरवा देता था, भत्ताखोरी करवाता था, बोरी बंद लाशों का कल्चर वो गेंडा नुमा शख्स आम करवाता। लेकिन उसके पास इतना इख्तियार कभी ना था
कि कराची की टूटी सड़कें बनवा ले, कराची में अस्पताल बनवा ले, कराची के नाले साफ करवा ले, कराची में अमन अमान कायम करवा दे। ये इख्तियार MQM के पास आज भी है, जो आज MQM पाकिस्तान है, क्योंकि आज भी मेयर कराची मेयर है ना, लेकिन बेख्तियार हैं। आज भी मेयर के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मसला कराची का कचरा बना हुआ है, जो कि किसी तौर नहीं उठाया जा सका। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में सिंध को तो मैं लिटरली कहूंगी कि मोहनजोदाड़ो बना दिया। आप लोग अग्री करेंगे। अब इसका इरादा, पीपल्स पार्टी का इरादा शायद कराची को भी खंडरात में तब्दील करने का है पूरा पूरा। पीपल्स पार्टी भी यही दावा करती रही कि कराची के अलंबरदार वो हैं, लेकिन कराची को क्या दिया भाई? आज मैं पूछती हूँ, कुछ नहीं दिया। सुन लो, कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 सालों में वही इक़दाम किए जो उसने सिंध के लिए किए, यानी सिफर। फिर आई तहरीक इंसाफ, गटर के ढक्कन लगाते लगाते आपको याद होगा एक साहब मशहूर हुए थे जिनका नाम है आलमगीर खान। उन्होंने इतने गटर के ढक्कन लगाए कि तहरीक इंसाफ ने उनको ढक्कन लगाने के नाम में टिकट दे दिया और आज वो इस कराची से मुंतखब होकर असम्बली में पहुंच गए। लेकिन उनका काम क्या है, मैं ये पूछना चाहूँगी। उनका काम इस तरह की डुगडुगी बजाना है जिस तरह कोई बंदर का नाच दिखाता है ना नाजरीन, जैसे मदारी हर गली में जाके डुगडुगी बजाकर बंदर का नाच दिखाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। वैसे ही ये आलमगीर खान साहब है ना, हर बारिश के बाद बरसाती मेंढक की तरह, सॉरी टू से, बाहर आते हैं। बंदर के नाम पर एक ट्रैक्टर रखा हुआ है, उस पर बैठते हैं शान और शौकत के साथ। कुछ लड़के जमा करते हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए, और दिखाते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं। लोग आलमगीर खान साहब का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला आ गया जी। कुछ उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं और बाद में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एक बार फिर कराची में शदीद बारिशें हुई, सड़कें तालाब बन गई हमेशा की तरह, पुल टूट गए, लोग बह गए, पानी घरों में दाखिल हो गया, निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं था, कब्रिस्तानों तक में गटर का पानी भर गया। कराची की तारीख रही है कि कराची के जितने भी ठेकेदार बने, उनके दावों और उनके वादों की हकीकत कुदरत ने शिकार कर दी। इन तमाम सवालों के हम जवाब जानेंगे कि कराची की हालत कब तक रहेगी, क्या हल नजर आता है। हमारे साथ मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। मेरा पहला सवाल आपसे बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, कि कराची तो सबका है, पीपल्स पार्टी का भी है, MQM पाकिस्तान का भी है, और अब तो तहरीक इंसाफ का भी है, PTI का भी है, इतने ठेकेदार, लेकिन कराची का कौन है? कराची वालों का कौन है? तो कराची के लोगों को खुद ही ये फैसला करना है कि वो उन्होंने किन लोगों को वोट दिया है। और ये सारे जो लोग आए हुए हैं वो कराची वालों के वोटों से बकौल इनके कि इन्होंने कराची वालों ने इनको वोट देकर यहाँ पर बिठाया है। अब कराची वाले ठीक लोगों को वोट दे देंगे तो नहीं उनको ये मसाइल सुनने पड़ेंगे। अगर लोगों को शौक़ है इसी तरह से अपने आप को तबाह करने का तो इंसान फिर क्या कर सकता है। तो ये सारी इनकी जो कारकर्दगी थी सिटी गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, तीनों नाकाम हो गई है और किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये करें क्या, और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये शहर ऐसा नहीं था जी, 9 साल पहले ये दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। ये हमारे ज़माने में कभी कोई कचरे की बात नहीं करता था। उस वक्त का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान के लोगों को मिसाल देता था कि काम देखना है तो जाकर मुस्तफ़ा कमाल का जाकर काम देखो कराची में। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। कभी नालों की सफाई के लिए जो है मसाइल नहीं खड़े हुए, कभी जो है वो ये इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। इसलिए कि इसके लिए रातों को बिस्तर छोड़कर जागना पड़ता है, अपने सामने का हराम छोड़ना पड़ता है, हराम रिश्वत खाना जो है वो छोड़ना पड़ता है। अल्लाह से के सामने जो है मरने का एक ईमान होना चाहिए कि आपको मरकर जाना है। आज भी ये लोग अगर ये काम कर लें, कल से सुबह से कराची ठीक हो जाएगा, दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो किरदार का मसला है, किरदार वाले लोग होंगे तो ठीक हो जाएगा कराची। किरदार वाले लोग होंगे तो ठीक हो जाएगा कराची। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको क्रेडिट देना चाहूँगी। तारीफ वो होती है जो बिल्कुल सामने की जाती है, और हमारे प्रोग्राम में हम तारीफ भी करते हैं, क्रेडिट भी देते हैं, तनकीद भी करते हैं खुल के। आप जब नाजिम थे, मुझे याद है कि 2012 या आई थिंक 13 था, मैं कराची के एक निजी TV चैनल में काम कर रही थी, तो मैंने एक आउटडोर प्रोग्राम किया। और नाजिम कहते हैं कि सहाफ़त वही होती है जब आप बाहर जाते हैं फील्ड में, तो आप लोगों से जब जानते हैं, बात करते हैं, तो लोग आपको जो राय देते हैं तो वो सही राय होती है जिसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। वहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल एक बेहतरीन नाजिम थे कराची के, यानी
यानी आपकी तारीफ की मुस्तफा सब लोगों ने, लेकिन उसके बाद आपको वोट नहीं मिला, ये भी एक लम्हा फिक्र है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जब आपने बड़ी अच्छे बतौर नाजिम काम किया तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये भी तो होता है ना, कोई मशवरा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सीनियर डॉक्टर से पूछूंगी कि आपने यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे कैसे परफॉर्म किया, आपसे कभी किसी ने मशवरा लेने की कोशिश की कि अपने माजी के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें? यहाँ से भी सीरियसनेस का पता चलता है। देखिए, जहाँ तक वोटों की बात है तो अगर फ़र्ज़ करें लोगों ने वोट नहीं दिया, ये डिबेटेबल बात है कि लोगों ने दिया नहीं दिया, तो जब भी तो लोग आज ये भुगत रहे हैं। अगर हमारे पास ये वोट होता, शहर का मैंडेट होता, तो ये असर नहीं होता। वेरी सिंपल सी बात है। ये जो आज लोग ईद की नमाज़ों में अपने अपने बच्चों के नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह रहम करे ऐसे मनाजिर से, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन जब भी तो ये अशर है शहर का, और फिर उसके ऊपर भी ये गारंटी नहीं है कि अगली बारिश में कोई मरेगा नहीं। अगली बारिश होगी तो इसी तरह से लोग मरेंगे, और यही लोग रहे तो इसी तरह से लोग मरेंगे, और इसी तरह की डिबेट दोबारा चल रही होगी। और कुछ इसलिए कि आज अब आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि ये जो सानियात हुए हैं ये अगली दफ़ा ना हो, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मशवरा नहीं जी, कोई मशवरा नहीं किसी ने किया है, और ना मेरा ख्याल है कि कोई करेगा, और ना किसी को ज़रूरत है, इसलिए कि प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। ये तो आज लोगों को जवाब देना पड़ा, चूँकि कैमरे लगे हुए हैं, बारिशों से तबाही बर्बादी हो गई। अभी कोई सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, कोई नया इशू आ जाएगा, तो रावी चैन ही चैन लिख रहा होगा। फिर जब अगली बारिशों में लोग मरेंगे तो फिर दोबारा कैमरे लगेंगे, तो दोबारा यही बात होगी सारी। तो नहीं, इसलिए कि मशवरे कोई अगर मांगेगा तो मैं कहूँगा कि भाई तुम इख्तियार का रोना नहीं रो सकते, इसलिए कि मुझे तो नहीं झूठ बोल सकते कि भाई तुम्हारे पास है। मुझे तो पता है कि सिटी गवर्नमेंट में कितने पैसे हैं, मुझे तो पता है कि नालों की सफाई के लिए कोई पैसे नहीं आते, मुझे तो पता है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी मशीनरीज़ हैं। तो ये सब मुझे पता है कि मुझसे कोई बात नहीं कर पाएंगे लोग इस हवाले से। अच्छा, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को नहीं सुन पा रही। अगर टीवी पर ऑन एयर नहीं जा रहा तो प्लीज़ ज़रा टेक्निकल फॉल्ट को ख़त्म करें, या सर मैं नहीं सुन पा रही। रज़ा, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का जिम्मेदार भी कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे, चूंकि लाइव है तो मुझे अपने प्रोड्यूसर से इसी तरह बात करनी पड़ती है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है। पीपल्स पार्टी को कहते थे सिंध की तबाही का जिम्मेदार है, क्या MKM भी कराची की तबाही का जिम्मेदार है? हम कह सकते हैं बाकायदा? और PTI तो जाहिर बात है, वो भी अब PTI का भी देख लें कि क्या चल रहा है वहाँ पे। जी देखिए, मैं विदाउट बीइंग क्रिटिकल मैं आपको बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूं। बिल्कुल जिम्मेदार है, MKM जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, और अब तो PTI भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है मैं आपको बता। MKM जो अगर कह रही है कि हमारे पास इख्तियार का रोना रो रही है, तो MKM के पास 30-32 सालों के 11 इलेक्शन जीत चुके हैं। वो 11 इलेक्शन जीत चुके हैं। 14 सालों के लिए उनका गवर्नर रह चुका है, सेनेटर रह चुके हैं, MP MNAs रह चुके हैं, आज भी वफाकी वजीर हैं, आज भी मेयर है। एक मेरे टेन्योर के अलावा MKM के पास कुछ और बताने के लिए नहीं है। एक मेरा जो टेन्योर है 5 साल का, 2005 से 2010, इसके अलावा कोई और काम बताने के लिए नहीं है, नंबर 1। और अगर फ़र्ज़ करें कि आज अगर उनके पास इख्तियारात नहीं हैं तो उनका मेयर रिज़ाइन क्यों नहीं कर देता, उनकी पार्टी के लोग उससे रिज़ाइन क्यों नहीं ले लेते कि भाई लोगों को लेकर रोड पर निकलें, इख्तियारात लेने के लिए सब लोग बाहर निकलेंगे। मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं। नहीं, हराम कमाने का इख्तियार है, हराम कमा रहे हैं उसका इख्तियार है, इसलिए ये सीट भी नहीं छोड़ते, और जब काम का बोलो तो कहते हैं इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी, यकीनन पीपल्स पार्टी ने के पास 12 सालों से सूबे की हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी ने एक तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मेयर के अंडर में होने चाहिए, जो कि उन्होंने अपने पास ले लिया। इसकी वजह से जो काम मेयर के पास है भी वो उसका भी बहाना करता है। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी के पास तमाम हुक्मरानी है। और फिर आज PTI के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आज उनको कराची आना चाहिए था, वज़ीर आला हाउस जाना चाहिए था, और वहाँ पर मेयर को बुलाकर आप कमरा बंद करके बैठते और कराची का कोई मुस्तकिल फैसला करते, मीडिया को बताते कि भाई वो क्या लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, कन्विंस करते वज़ीर आला को कि अपने इख्तियारात और वसाइल नहीं चाहिए, तो और कोई एक निज़ाम मरबूत कराची वालों को देते। नहीं, वो तो अपने वज़ीर आला से बात नहीं करते, वज़ीर आला उनको रिसीव करने नहीं जाता। और रही सही कसर जो ये सारा ये कैमरों ने पूरी कर दी है कि भाई कराची की एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह डाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत खिलवाड़ हो रहा है कराची के साथ, और ये बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती वाली बात है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ मीडिया पे बयानात चल रहे हैं और लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कराची तबाह कर रहे हैं और ये खेल रहे हैं कराची के साथ। ये शहर
3000 अरब रुपए कमा कर देता है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी की ये बैकबोन है ये जगह, आप उसको जो है वो अपनी नाअहलियों की वजह से उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। कराची खुदा ना खास्ता जो है वो तबाह होगा तो पूरा मुल्क तबाह होगा। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने बड़ी गहरी बात की है, खेल रहे हैं कराची के साथ, और आपने खुद कहा कि कई दिहाइयों से इख्तियारात का रोना ये रो रहे हैं, आपने एग्री किया मेरे पॉइंट से। ये अपनी कुर्सी के साथ भी खेल रहे हैं, ये अपने ज़मीर के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारा ईमान है बतौर मुसलमान। आपने यहीं से आगाज़ किया कि हमने दूसरे जहान में जाना है, वहाँ पे जाके हम आंसरेबल हैं अपने छोटे छोटे अपने बड़े बड़े तमाम कामों के लिए। बहुत बड़ा काम होता है अगर आपको एक ओहदा मिलता है। जब इख्तियारात नहीं है तो मेयर कराची इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कोई कहता है जी मुझे IT का काम नहीं आता, मुझे IT का काम दे दे, मैं तो डॉक्टर था, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? मतलब इस्तीफे नहीं देने, बस ओहदे के मजे लेने हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई इंसान या कोई इदारा किसी को नहीं पकड़ सकता। अगर इंसान खुद अगर उसको अल्लाह का डर नहीं है, उसको मरने का खौफ नहीं है, उसको मरने के बाद होने वाले अपने से सवाल जवाब का अगर हिसाब किताब नहीं है, तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। मैं अगर रात को निकलता था, रोडों पे निकलता था, या बंद कमरे में करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत जो है वो उसके ऊपर नज़र नहीं मारता था, तो किसी इंसान का इदारे के खौफ की वजह से नहीं, अल्लाह के डर की वजह से कि नहीं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना है, कल को मर जाएंगे, ये निज़ामत हमेशा नहीं रहनी है और ये निज़ामत आपके कब्र में नहीं जाएगी। आज के लोगों को भी अगर ये डर खौफ खुदा हो तो ये काम नहीं हो रहा हो, लेकिन आज के लोगों के अमाल की वजह से नज़र आता। हम तो जानते हैं इन लोगों को, कुछ लोगों को तो 30-30 सालों से जानते हैं, इनके घर वाले इनको इतना अच्छा नहीं जानते होंगे जितना अच्छा हम जानते हैं। जब भी मैं कहता हूँ, और मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बात ना किया करें। अच्छा, लोगों को भी पता ही नहीं कि मेरे पास कितनी चीज़ें इनके लिए बोलने की, लोगों के कानों में समाते नहीं है उनके पास कि वो मेरी बात को बर्दाश्त कर सकें। मुझे चूंकि इनके अंदर के इंसानों का पता है, इनके DNA का पता है, ये ठीक हो ही नहीं सकते ये लोग, और ये तबाह कर रहे हैं इस शहर को, और ये हराम खा रहे हैं, ये लोगों के जख्मी लोगों को नोच रहे हैं, गिद्ध की तरह ये शहरियों के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों का भी इम्तिहान है। अब लोग ये बकौल इन लोगों के, भाई हम तो लोगों के वोटों से आए हैं और ये ठीक कहते हैं, तो लोगों का ख्याल करना चाहिए कराची के लोगों को कि अपने साथ ये जुल्म ना करें, अपने साथ करें, किसी और के साथ जुल्म नहीं कर रहे हो। अच्छा, लोगों का इम्तिहान है, आप अपना कितना इम्तिहान समझते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शख्सियत बड़ा मैटर करती है, पार्टी शायद इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि जब आप बतौर नाजिम काम करते रहे तो आपकी बड़ी लोग तारीफ़ करते हैं। आज भी मतलब मैं भी एक सहाफ़ी होकर कहने पर मजबूर हूँ कि हाँ, मैंने खुद प्रोग्राम में देखा लोग आपकी तारीफ़ करते थे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को पाक सरज़मीन पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आप MQ में होते हैं शायद आपको मिल जाता है। यानी मेरे सवाल, अगर आप समझ रहे हैं, बड़ा गहरा सवाल है कि पार्टी के नाम पे वोट मिलते हैं या फिर मुस्तफ़ा कमाल को उसकी शख्सियत के नाम पे वोट मिलना चाहिए था? नहीं, मुस्तफ़ा कमाल को उसकी पार्टी के नज़रिए के मानने वालों का ही वोट मिलना चाहिए था। ये वोट बड़ा, एक्चुअली मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं इसके ये जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन ठीक है, अगर फर्ज करें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं वोट नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मुस्तफ़ा कमाल सीटों के लिए, पोजीशनों के लिए इस जिहाद को उसने नहीं शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल के पास तो ये सीटें पहले से मौजूद थीं, हम तो वो सीटें छोड़कर, वो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस छोड़कर हमने ये जिहाद शुरू किया है। मेरे लिए सीटें मैटर नहीं करती। मुस्तफ़ा कमाल को वोट मिलना या वोट नहीं मिलना, ये मेरी वोट कब्र में नहीं जाएंगे। हमारा नज़रिया, हमारी सच्चाई कब्र में जाएगी, और वो ये सच्चाई है कि आज हमारी वजह से, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कोई मरकर शोधा कब्रिस्तान में नहीं जा रहा। हमारी वजह से यहाँ पर लियारी वालों में और रंछोड़ लाइन वालों में लड़ाई नहीं हो रही, कटी पहाड़ी वालों में, औरंगी वालों में लड़ाई नहीं हो रही। ये आकर ये बीज हमने बोया है। इस शहर में आज लाशें नहीं गिर रही अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारा भी है, और हमने आकर आज ये शहर ओपन हुआ है, खुला है, आज़ाद हुआ है, यहाँ पर तशद्दुद नहीं है, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ने ये काम हमसे करवाया, इसलिए कि हमने उस वक्त इस बुत को गिराया है, हमने आवाज़ उठाई जुल्म के खिलाफ, जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी इस शहर में। तो वोट अभी नहीं, पिछली दफ़ा नहीं मिले, अगली दफ़ा मिल जाएंगे, और लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। और मैं समझता हूँ हमें इस इम्तिहान से गुजरकर हम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आज खड़े हैं कि आज वोट जो लेने वाले हैं उनको दुनिया उनको नफरत की निगाह से देख रही है, उनको बद्दुआएं दे रही है, और आज जिनके पास वोट नहीं है, हमें ही लोग इस शहर का और इस सूबे का मसीहा समझते हैं, और क्योंकि हमारी पुराने काम की लेगेसी की वजह से, और इंशाअल्लाह ताला इस शहर को हम दोबारा सूबे को और इस मुल्क को बनाने की सलाहियत रखती है PSP।
अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप ओहदे के लिए काम नहीं करते, सीट के लिए काम नहीं करते, वोट के लिए काम नहीं करते, आप लोगों के लिए काम करते हैं। कराची के लोगों के लिए आप दर्द दिल रखते हैं। आपने जहाद की बात की कि आप जहाद समझ के करते हैं, यहाँ पे पूरी बात ही खत्म हो जाती है। मसीहा का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। अब इस मसीहा से लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि के इलेक्ट्रिक जो कि कातिल इलेक्ट्रिक बन गया, उसके खिलाफ बड़ा जहाद कब करने जा रहे हैं? जी, हमने तो बहुत पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं और मैं ही वो आदमी हूँ जो कि ये वाली बात करता है कि इमरान खान के डोनर हैं ये अबराज ग्रुप के जो मालिक हैं आरिफ नकवी साहब, वो अब बनी गाला पाए जाते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में पाए जाते हैं। इमरान खान उनको फ़ोन उठाकर पूछे, ये बात तो मैं हर जगह कर रहा हूँ, हर दफ़ा कर रहा हूँ, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, बातें की हैं, मैंने आपके टॉक शो में इसमें मैंने ये उजागर किया है, तमाम लोगों से ये वाली बात की है, इदारों से ये वाली बात की है, KSC के इलेक्ट्रिक के लोगों से ये वाली बात की है। और मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ, इमरान खान साहब फ़ोन करें अबराज के मालिक को, आरिफ नकवी उनके दोस्त हैं, उस PTI के डोनर हैं, वो बहुत बड़े, वो फाइनेंसिस करते रहे हैं, उनसे पूछेंगे भाई ये लोग क्यों मर रहे हैं कराची में, ये पूरे पाकिस्तान में बारिश होती है कोई करंट लगने से नहीं मरता, यहाँ क्यों लोग जो है वो मर रहे हैं, एक एक दिन में 30-30 बंदे मर जाते हैं। तो और 12 सालों से के इलेक्ट्रिक उनको दे रखी है। उनसे पूछें वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि 12 सालों में चलो भाई बिजली नहीं दे सके सही तरीके से, बिल ज़्यादा लेते हो, 28 अरब रुपए हर साल नेट प्रॉफिट कमाते हो, तो कम से कम लोगों की जान तो बचाने का कोई तरीक़ेकार निकाल लो कि भाई लोग अगर बिजली नहीं भी है तो कम से कम लोग ना मरें, लोगों के जवान बच्चे ना मरें, मासूम बच्चे ना मरें, बूढ़े ना मरें। तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो भी देखें आवाज़ उठाने की ही पावर है, मेरे पास कोई भी ऐसा इख्तियार, मेरे पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं जाकर खुद से प्रैक्टिकली ये वाला काम करूँ, और मुझे कोई मीडिया स्टंट नहीं आता करना कि मैं जाकर कोई मीडिया पे कवरेज के लिए मैं जो लोग करते रहते हैं वो काम करूं, मुझे ये काम नहीं आता। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं और मेरा काम है आवाज़ उठाना, और मुझे सारी हमदर्दियां हैं और सारी मुझे दुख है जो लोग ये इन तमाम सानहात में अपनी जानों से गए। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि वो वक्त कब आएगा जब आपके पास इख्तियार भी होगा? जी, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अगर मुझे उम्मीद नहीं होती तो मैं काम नहीं करता। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो हक़ और सच को फैला कर रहता है, और हम अल्लाह ताला ऐसे हालात बना चुका है कि 21 जुलाई को भी हमने जलसा किया है बाग जना में। वो जलसा मेरे पास ना वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला, ना मेरे पास मेयर है, ना MPMN है, ना कोई काउंसलर है, और वहाँ पर अगर जो है वो 60,000 70,000 लोग वहाँ पर वो जलसे में आ रहे हैं, जबकि विनिंग जो कि इक़्तिदार वाली पार्टियाँ हैं उनके पास 5,000 लोग जमा नहीं कर पा रहे उसी जगह पे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, और इस बात का मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बोल न्यूज़ को वक्त दे जाने। ब्रेक से आने के बाद एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। हमने ब्रेक से पहले कराची के बारे में बात की, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल की। भारत के साथ कशीदगी की वजह से अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में थोड़ी सी कमी देखने में आई, क्योंकि अब्बू बचाओ मुहिम से ज़्यादा मुल्क ज़रूरी है। बात समझने की बहुत ज़रूरत है, जिन्हें समझ आ गई अच्छी बात है। और इखलाकी तौर पर अगर बात की जाए, अपोजिशन को करना भी शायद यही चाहिए कि फ़िलहाल मुल्की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए अब्बू बचाओ मुहिम कुछ अरसे के लिए रोक दें, क्योंकि अब्बू तो बचने वाले हैं नहीं। मुश्किलात में घिरे जो अब्बास हैं, मतलब एक नहीं है, प्लूरल फॉर्म में अब्बास, उनमें से एक अब्बू यानी मरियम के अब्बा जान और मरियम सफदर के लिए एक और, अगर मैं बुरी खबर कह दूं जो आ गई, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी, तो गलत नहीं होगा। और वो ये है कि शरीफ खानदान की 2 दहाइयों कबल की लूट मार, 2 दहाइयों पहले की जो लूट मार है और मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा एक बार फिर खुल सकता है, क्योंकि नैब 90 की दिहाई में शरीफ खानदान के खिलाफ सामने आने वाले इल्जामात का जायजा लेने पर प्रॉपर गौर कर रहा है। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के पहले और दूसरे दौर में उनके खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग के खौफनाक इल्जामात भी सामने आए थे, और पीपल्स पार्टी के दौर में नाज़रीन शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार पर मुकदमात भी कायम किए गए थे। इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सदीक जान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सदीक बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। सदीक ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए कौन सा किस्सा है
जो अब खुलने जा रहा है, और इसकी क्या पहले तहकीकात नहीं हुई थी? ये सवाल तमाम लोगों के जहन में आएगा। जी देखें, ये मामला तो शुरू हुआ था जब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ पहली मरतबा जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उस वक्त वो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लाए थे, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जिसके जरिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी हैसियत दे दी थी, जिसके जरिए फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते थे आप, फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा के यहाँ से पैसा बाहर भिजवा सकते थे, बाहर भिजवा के अगर वहां से आप रेमिटेंस की सूरत में मंगवाते थे तो उसकी कोई पूछ-गछ नहीं होती थी। ये 90 की दिहाई में शरीफ खानदान पे फिर जब पीपल्स पार्टी उसके बाद आई, उन्होंने आकर केसेस बनाए, लेकिन फिर जैसे कि आप अब सबके सामने खुलकर सामने आ गया है कि असल में अंदर से दोनों पार्टियां एक थी, बस मीडिया के सामने, लोगों के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, लुटेरा कहते थे, ताकि एक बारी बोले, लोगों को ये लगे कि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियां हैं। फिर वो ये कि जब उस वक्त केसेस बने थे तो वो सियासी मसलहत के तहत उन केसेस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर उनमें एक तो बड़ा केस था हुदैबिया का केस, जो कि बदकिस्मती से टेक्निकल बुनियादों पर बंद हो गया था। लेकिन अब जब मरियम सफदर को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके जो चीजें सामने आई, जो मनी लॉन्ड्रिंग का तरीकाकार सामने आया, तो उसके बाद फिर तहकीकाती इदारों ने ये देखा कि ये वही मॉडल है जो कि 90s के दौर में था। फिर एक और चीज तहकीकाती इदारों के सामने आई, वो ये थी कि जब पनामा की JIT रिपोर्ट सामने आई थी, तो पनामा की JIT रिपोर्ट ने बताया था कि 32 केसेस ऐसे थे जो शरीफ खानदान पर बनाए गए थे पिछले जब से वो सियासत में आए हैं, लेकिन जिनमें से 18 से 20 केसेस ऐसे थे जिनके ऊपर इन 25-30 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तहकीकाती इदारों ने यह फैसला किया है कि वो तमाम केसेस जिनके ऊपर कुछ नहीं हुआ उनका दोबारा जायजा लिया जाए। उसकी वजह यह है कि जुर्म रहता है, चाहे आप उसके ऊपर 10 साल बाद कार्रवाई करना चाहें या 20 साल बाद कार्रवाई करना चाहें। शरीफ खानदान आज तक इसलिए बचता आया था क्योंकि उनके पास बारी आ जाती थी, पीपल्स पार्टी की थी, फिर वो आ जाते थे, जैसे हुदैबिया में भी उन्होंने इनको फायदा दिया था। लेकिन अब वो तमाम केसेस जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीकाकार था, शुगर मिल्स के नाम पे पैसे बाहर भिजवाए जाते थे, लाए जाते थे, उन तमाम पे तहकीकात का फैसला कर लिया गया है। अब मसला ये है कि 2000 से पहले क्योंकि लैब का इदारा नहीं था, तो उस वक्त ये तहकीकात करनी होती थी FIA ने, रिकॉर्ड सारा FIA के पास है। हमारे जराये ये बताते हैं कि अब ये फैसला किया गया है कि FIA से वो सारा रिकॉर्ड लिया जाएगा। उसके बाद जो कार्रवाई FIA अब भी कर सकती है वो FIA करेगी, जो कार्रवाई लैब कर सकती है वो लैब करेगी। लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि शरीफ खानदान के हवाले से जितने केसेस मौजूद हैं जिन पे आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी, अब उन तमाम पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इदारे तो ये फैसला कर चुके हैं कि इसको मुल्क को लूटने वाले तमाम चोरों, लुटेरों और करप्ट अफराद का एक बार हमें हर सूरत में एहतसाब करना होगा, ताकि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम भी किया जा सके और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बनाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए उन लोगों को जिन्होंने इस अवाम के टैक्स को बेदर्जी के साथ लूटा है। अच्छा सदीक, मैं ये जानना चाहूंगी, इस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती, या फिर मैं अगर ओपन अल्फाज में बोलूँ कि रिस्पॉन्सिबल तो पीपल्स पार्टी भी है और वो आंसरेबल है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं पूछा गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी से देखिए, पीपल्स पार्टी से अब आप जवाब किस पे ले सकते हैं। ये जब पनामा केस चला था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन खेल रहे थे। रहमान मलिक जो है, जो कि DG जो जिनके पास FIA की जिम्मेदारी थी, उन्होंने हुदैबिया का सारी की सारी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी, लेकिन उसने हुदैबिया का सारी की सारी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी, लेकिन उस रिपोर्ट पे पीपल्स पार्टी ने फिर कुछ भी नहीं किया था। और अब पीपल्स पार्टी ने तो कुछ करना ही नहीं था। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं एहतसाब हो, तो अब ये तो शायद मुमकिन ना हो कि जिन लोगों ने उस वक्त एहतसाब नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिन्होंने पैसा लूटा है, उन जो केसेस खुलने जा रहे हैं, अगर वो खोले गए, उनमें गैर कानूनी भर्तियों का केस है, उनमें जाती उम्रा और उस इलाके में जो गैर कानूनी सड़कें बनाने का केस है, उसमें इदारों में गैर कानूनी भर्तियां, लोगों को हरासा करने का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारे केसेस हैं। ये 9 से 10 केसेस हैं जो कि अगर खुले तो ये मरियम, अभी तो ये शोर मचाया जाता है ना कि मरियम सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है खातून होने के नाते, अगर वो केस खोले गए तो उसमें शरीफ खानदान की बहुत सारी खवातीन के नाम आएंगे। उसकी वजह यह है कि शरीफ खानदान ने खुद ही अपनी खवातीन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है। अगर ये केसेस शुरू हुए तो शरीफ खानदान की कई खवातीन आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगी। ठीक,
अच्छा, इस लिहाज से ये सवाल भी जहन में आता है सदीक जान के इदारों पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, FI हो गया, नैब हो गया, और नैब को तो मोतबर कोर्ट्स ने भी कह दिया था कि नैब तो विफात पा चुका था, अब जाके नैब जो दोबारा एक्टिव हुआ उसमें बहरहाल हुकूमतों का भी बड़ा किरदार है कि जिन्होंने कहा कि अब एहतसाब होगा उनको फ्री हैंड दिया गया। ये चीज़ कितना बड़ा लम्हा फिक्री है कि जो भी इदारा है, किसी भी इदारे का तफ्तीशी ऑफिसर, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी जो सिंसेरिटी है, या वो जो मुखलिस है, वो किसके साथ होना चाहिए? रियासत पाकिस्तान के साथ, ना कि हुकूमतों के साथ। ये हुकूमतों के हाथों में खेलते रहे, खामोश रहे, तमाशाई बने रहे, तो फिर उनसे भी तो पूछगछ होगी। देखें, इस हवाले से जब पनामा केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब उस वक्त के चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान को बुलाया गया था, तो वो जो पाकिस्तान की नैब की जो तारीख है, शायद उसके सबसे करप्ट चेयरमैन नैब हैं, उनको जब बुलाया गया था, उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं आसिफ सईद खोसा, उनके सामने खड़े होकर कहा था कि मैं शरीफ खानदान के खिलाफ जो हुदैबिया का केस है, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ अपील नहीं करूंगा। और फिर जब पनामा केस का फैसला लिखा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिखा था कि हम कैसे ये मामला उन इदारों के सुपुर्द कर दें जिन इदारों में नवाज शरीफ के हवारी बैठे हुए हैं। और चेयरमैन नैब के हवाले से पनामा केस के दौरान 80 रिमार्क्स आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इस शख्स को नवाज शरीफ ने लगाया है, ये नवाज शरीफ का दिफा कर रहा है। और उनको इंग्लिश लिटरेचर के एक किरदार से भी तशबीह दी गई थी, जिसने अपनी रूह जो है वो दुनियावी मफाद के लिए शैतान के हवाले कर दी थी। उनके खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई थी। और यही मसला है कि पिछले 25-30 सालों में इदारों को कमजोर ज्वाइन करने के लिए और इतनी बड़ी खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाएंगे राशिद मिन्हास के हवाले से खुसूसी पैकेज जो हमारी टीम ने तैयार किया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चलेगा। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।